हम आज उसको पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। फेरेंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स एंड रीजन इन द बैक ऑफ थ्रोट, है ना। एक फेरिंग्स जो है, बट यहाँ पर ठीक ऊपर की तरफ जो एरिया ओरल पार्ट का जो लास्ट एरिया होता है वो होता है फेरिंग्स, ठीक है। फिर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। फेरेंजाइटिस कैन रिजल्ट इनटू द लार्ज टॉन्सिल्स, बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो सकते हैं, विच कैन कॉज ट्रबल इन स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग, ठीक है। तो ज्यादातर टॉन्सिलाइटिस के कारण जो होते हैं वो यही होते हैं कि अपर जो ओरल एरिया है वहां पर इंफेक्शन होना। Pharyngitis can be accompanied by cough and fever and caused by systemic infection. ज्यादातर ये वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है 80% केसेस के अंदर। और उसके अंदर जो है बाकी इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, और इरिटेंट सच एज की पॉल्यूशन एंड केमिकल सब्सटेंसेस भी उसके अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वायरल causes is mainly symptomatic, but bacterial and fungal causes may be treated with antibiotics, ठीक है। यहाँ पर वायरल केसेस है वहां पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है ना। इनज्यूडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है। तो कुछ कुछ चीजें हम आगे समझेंगे कि हम कैसे वायरल, बैक्टीरियल और फंगल के अंदर इफेक्ट देख सकते हैं, फर्क क्या है। Pharyngitis is a type of inflammation most commonly caused by upper respiratory tract infection, URTI के अंदर इसको हम देखते हैं। और ये एक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप की हो सकती है। तो एक्यूट के अंदर बहुत ज्यादा कैटेरल प्रेजेंटेशन होती, नाक बहना, ठीक है, प्रूलेंट हो सकता है, अल्सरेटिव अल्सर्स दिखाई पड़ सकते हैं, वायरुलेंस हो सकता है कॉजिंग एजेंट, और इम्यून कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो उसको समझ लेती है, या फिर नहीं है तो उसको फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस के अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमन क्या है? ऑटो लेरिंगोकोकल ये डिजीज है, और हाइपरट्रॉफी या एट्रोफी क्रिएट कर सकती है। हाइपरट्रॉफी कब होती है? जब काम बहुत करना होता है, और एट्रोफी जब उस जगह पे धीरे धीरे टिश्यू डिस्ट्रक्शन शुरू है। वायरल, अब कुछ कुछ वायरसेस हैं ऐसे जो कि ये कॉज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है मैंने बताया, 80% ऑफ फेरेंजाइटिस किसके कारण हो रही है? बिकॉज ऑफ वायरस है। तो वायरस के भी कई पार्ट है, जैसे एडिनो वायरस है, ठीक है। एडिनो वायरस क्या है? मोस्ट कॉमन है, जो फेरेंजाइटिस कॉज कर रहा होता है, और ये क्या करता है? लिम्फ नोड जो होते हैं उनको इनलार्जमेंट कराता है। ठीक है। और ये इनकी वजह से पेनफुल भी बहुत होता है ये एरिया। फिर ऑर्थोमिक्सेडी फैमिली है वायरस की, जहां पे इन्फ्लुएंजा रैपिड होता है, हाई टेम्परेचर यानी फीवर होता है, और हेडेक और जनरलाइज हेडेक भी हो सकते हैं। और इसमें ज्यादातर चीजें क्या रहती है? सोर थ्रोट इसके अंदर कॉमन होता है। फिर आई एम क्या हो गया? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये एक ग्लैंडुलर फीवर बोला जाता है। ज्यादातर ये बाहर के एरियाज में होता है, और एप्स्टीन बार वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और इसमें सिग्निफिकेंट स्वेलिंग होता है, एक्सुडेट्स बहुत आते हैं। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट आप समझते होंगे, जो जो एक्सुडेट्स होते हैं, जो कि जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है, वो सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। और मार्क्ड रेडनेस और स्वेलिंग आपको मिल सकती है। और हेट्रोफिलिक टेस्ट कैन बी यूज टू इफ सस्पेक्टेड। तो इस तरह के टेस्ट या फिर आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी को भी करवा सकते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कैन कॉज मल्टीपल माउथ अल्सर। तो HSV मानी अभी आपने 3 प्रकार के वायरस देख लिया, ठीक है। चौथा प्रकार का वायरस ये कौन सा है? ये हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या मिल सकता है? वो इसके अंदर आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे माउथ अल्सर भी मिल सकते हैं, या बाहर कहीं छोटा छोटा प्रेजेंट हो सकता है। मीजल्स में हो सकता है फेरेंजाइटिस, ठीक है। फिर कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, पर्वो इन्फ्लुएंजा वायरस कैन कॉज infection of throat, ear, lung, causing the standard cold like symptoms, और उस तरह से पेन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो
बहुत सारे कारण होते हैं फेरेंजाइटिस को भी होने में, वायरस के अंदर में। और वायरस में बैक्टीरियल स्पेशली हमारा को क्या है, कौन कौन सी चीजें करा रहे हैं, वो कराते हैं आपको स्ट्रिप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकस वायरस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बार्डिटेला पर्ट्यूसिस, बैसिलस एंथ्रैक्स, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, फिर नेसिरिया गोनोरिया, फिर क्लैमाइडिया निमोनी और माइकोप्लाज्मा निमोनी। ये सब आपको कहीं ना कहीं टकराए होंगे ये सारी चीजें। तो ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फेरेंजाइटिस कॉज करने के लिए। फिर स्ट्रिप्टोकोकल फेरेंजाइटिस और स्ट्रेप थ्रोट इज कॉज्ड बाय बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकस। और इसमें जो है ये ज्यादातर फेरेंजाइटिस 30% तक फेरेंजाइटिस यही बैक्टीरिया क्रॉस कर रहा होता है। कॉमन सिम्टम्स के अंदर फीवर, सोर थ्रोट, लार्ज लिम्फ नोड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको। एक कॉन्टेगियस इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को फैलेगा, ठीक है। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज मेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ थ्रोट कल्चर। हमको इसके अंदर क्या एक तो कराना होगा, थ्रोट कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, स्वैब कल्चर कराना होगा। फिर एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड बोथ फॉर प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड स्पीड अप। यहां पर आप जो है एंटीबायोटिक्स से यूज कर सकते हैं। फिर फंगल, फंगल जो है वो कुछ जो है फेरेंजाइटिस फंगस कॉज करते हैं, जैसे स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस क्या होता है, वो कॉज करता है। और ये कहाँ पर, जो स्पेशली वेट एरियाज होते हैं। अभी आप कहीं, अभी आपको कहीं बताया भी है मैंने कि कैंडिडा ज्यादातर वेट एरियाज के अंदर जो है वो करता है, स्पेशली मुंह के अंदर है या वेजाइनल एरियाज है, वो सब एरियाज कहाँ पे है, क्या काज कर रहे होता है, वो कैंडिडा ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त नॉन इन्फेक्शियस, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल इरिटेशन, कोल्ड एयर, एसिड रिफ्लक्स, ये सब भी फेरेंजाइटिस कॉज करके आने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेरेंजाइटिस के लिए। अब कुछ प्रेजेंटेशन जो इसके अंदर है आप कैसे समझेंगे, तो वायरल और बैक्टीरियल आपको दिख रहा है। बैक्टीरियल के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रेजेंटेशन है, और उधर वायरस के अंदर वो पूरा पूरा माउथ जो है वो कैसा है, रेड दिख रहा है। जबकि यही प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको स्वेलिंग के साथ दिख रही है एज कंपेयर टू जो नेक्स्ट फिगर जहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप स्ट्रीक्स ऑफ व्हाइट वहां पे देख सकते हैं, व्हाइट कलर के स्ट्रीक्स, ये भी क्या होता है, बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहीं जब आप कैंडिडा के इन्फेक्शन का फेरेंजाइटिस देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो थोड़ा सा डर्टी लुकिंग दिखेगा, ठीक है। व्हेन यू विल कंपेयर इट विद बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल थोड़ा सा आर्टिस्टिक, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस, जबकि ये ऐसा लग रहा है जिसको जो है कोई आर्टिस्ट है जिसको आर्ट बनाना नहीं आता या किसी बच्चे को दे दिया गया हो, उस तरह का गंदा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं कंपैरिजन वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। तो बैक्टीरियल ज्यादातर क्या होता है, पैरेंटल पैथेचीज है के अंदर दिखाई पड़ेंगी, जबकि वो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। रेडनेस बहुत ज्यादा होगी, टॉन्सिलर इरिदमा हो सकता है, लालपन ज्यादा मिलेगा, जबकि वहां स्वेलिंग या हाइपरट्रॉफी आपको मिल रही है, ठीक है। और कर्ड लाइक प्लाक्स आपको वहां पे मिल रहे थे, बिल्कुल स्ट्रिक्स जो मिल रही थी, वाइटिस स्ट्रिक्स, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मेडिकेशंस, मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट है, हमको एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस देखनी होगी, तो एनसेड्स, एसिटामिनोफेन, ये सब हम चीजें देते हैं। एस्पिरिन का यूज हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि वो कई बार क्या होता है वायरल इन्फेक्शन के अंदर अगर आप एस्पिरिन यूज कर रहे हैं तो वो आपको रेई सिंड्रोम या फिर एक्यूट फल्मिनेंट लिवर सिरोसिस का काम करता है। एक्यूट होगा, फल्मिनेंट यानी पूरे साइड में पूरा फैलेगा लीवर एक बार में, और क्या हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगी, या लिवर हेपेटाइटिस भी प्रेसिपिटेट कर सकते, किसमें, रेई सिंड्रोम। और रेई सिंड्रोम कहाँ क्यों हो रहा है, जब हम वायरल के केसेस के अंदर क्या दे रहे होते हैं,
एस्पिरिन दे रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा डॉक्टर को याद रखना चाहिए कि ये सब चीजों को देने से पहले आप चीजों को समझ लीजिए। जैसे स्पेशली सबसे पहला एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी आप कौन सा दोगे? पीसीएम या एसिटामिनोफेन दोगे। तो 99% अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन किसी को बुद्धिमान ज्यादा है या उसने अच्छी फार्मा पढ़ रखी है और वो थोड़ा चूक गया तो कहीं ना कहीं वो एस्पिरिन दे बैठता है। ठीक है, क्योंकि एस्पिरिन भी पीसीएम के बाद एक अच्छा एंटीपायरेटिक है, बस इस जगह पे वो बहुत तगड़ा या बहुत बड़ा नुकसान करता है, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। फिर स्टीरॉइड्स का प्रयोग हमको करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां सीवियर फेरेंजाइटिस है, तो उसको कम करने के लिए फिर जो है विशियस लिडोकेन, लिडोकेन एक प्रकार का क्या है, वो एक एजेंट है जो उसका वहां पे नंबनेस और ये सब चीजों को कम करता है। ठीक है, लिडोकेन हो गया एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, तो वहां पर जो पेन है और ये सबको कम करता है। अगर आप कभी भी उठा करके आप वो देखेंगे जहां अल्सर के ऊपर लगाने की दवाई होती है, तो उसके अंदर लिडोकेन पड़ा रहता है। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स आप जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहां यूज कर सकते हैं, और वायरल के अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई यूज नहीं है, तो वहां पर हमको क्या करना चाहिए? काढ़े हैं, ये सब चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ओरल एनाल्जेसिक सॉल्यूशंस, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूजुअली बिंग, फिनॉल है, बेंजोकेन है, ये सारी चीजों का प्रयोग, मेंथॉल है, ये सब चीजों का प्रयोग उसके अंदर आप फेरेंजाइटिस में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आज